पार्ट नंबर 14, पेशकश मीरे कारवान। हम तकरीबन 3 घंटों से मुसलसल चल रहे थे। बमला बुरी तरह थक गई थी। हम एक बार फिर एक नदी पर रुक गए। इस वक्त 3 बज रहे थे। बमला ने पानी के चंद घूंट भरे और नदी के किनारे पर ढेर हो गई। मुझे भूख लग रही है, वो रोनी सी सूरत बनाते हुए बोली। इंस्पेक्टर पांडे ने उसकी तरफ देखा और कुछ कहे बगैर उठकर एक तरफ चला गया। उसकी वापसी तकरीबन 20 मिनट के बाद हुई। उसे दोनों हाथों में नारियल उठा रखे थे। इंस्पेक्टर ने जेब से चाकू निकालकर एक नारियल का छिलका उधेड़कर उसे एक पत्थर पर दे मारा। नारियल 2 टुकड़े हो गया। उसे चाकू की नोक से ही गिरी निकालकर हमारे हवाले कर दी और दूसरियां नारियल उधेड़ने लगा। चंद मिनट बाद हम नारियल खाते हुए आगे चल पड़े। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था, लेकिन जंगल में किसी बस्ती के आसार दिखाई नहीं दिए थे। दरख्तों में तारीकी बढ़ गई थी। इंस्पेक्टर पांडे के चेहरे पर अब तशवीश के साए उभर आए थे। जिस रात गुजारने के लिए कोई महफूज ठिकाना तलाश करना चाहिए हमें। इंस्पेक्टर ने कहा, कुछ देर में सूरज डूब जाएगा और हमें चंद कदम चलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। हम तेज कदम चलने लगे। बमला थकन से निढाल हो रही थी। वो बार बार लड़खड़ा रही थी और मैं उसका हाथ पकड़े तकरीबन घसीटते हुए ले जा रहा था। आधे घंटे के बाद हम खुली जगह पर निकल आए। इससे बेहतर हमें और कोई जगह नहीं मिल सकती थी। ये पत्थर का टीला सा था। हम ऊपर चढ़ गए। बमला तो फौरन लेट गई। मैं और इंस्पेक्टर पांडे बैठे बातें करते रहे। वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। बमला सो चुकी थी। कभी मैं ऊँघने लगता और कभी पांडे, और रात के आखिरी पहर हम दोनों के असाब जवाब दे गए। नींद और थकन के मारे हमारा बुरा हाल था और नींद और थकन ने हमें ज़ेर कर लिया। और फिर बमला की चीख की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। इंस्पेक्टर पांडे भी जाग गया। इंस्पेक्टर पांडे की आंखों में वहशत थी और उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ। वो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे और फिर उनके खौफ और वहशत की वजह भी मेरी समझ में आ गई। मैं उस वक्त पत्थर पर दाएं करवट लेटा हुआ था। एक हाथ तकिए की तरह सर के नीचे था और दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा पहलू पर रखा हुआ था। और मुझे यूं लगा जैसे कोई चीज मेरे जिस्म पर रेंग रही हो। हिम्मत सिंह, अपनी जगह से हरकत मत करना। सांस रोके बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़े रहो, इंस्पेक्टर पांडे ने सरगोशी में कहा। और फिर वाकई मेरा सांस रुक गया। वो स्याह कोबरा था जो मेरी कमर और पुश्त पर रेंगता हुआ आगे सीने की तरफ आ रहा था। मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। कोबरा मेरे बरहना बदन पर रेंगता हुआ आगे आ गया और फिर अचानक ही उसने फन फैला लिया। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि वहां से हट सकता, और इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकता, पहलू पर रखे हुए मेरे हाथ में गैर इरादी तौर पर मामूली सी हरकत हुई और उसी लम्हे कोबरे ने मेरे बाजू पर डस लिया। मेरे बाजू में सुई जैसी चुभन हुई और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। सांप का खौफ ही बड़ा हेबतनाक होता है और मुझे तो इस जहरीले कोबरा ने मेरी नजरों के सामने डस लिया था। मैं उछलकर अपनी जगह से उठ गया। बमला इस कदर जोर से उछली जैसे सांप ने मुझे नहीं उसे डसा हो। इंस्पेक्टर विनोद पांडे भी एक झटके से अपनी जगह से उठ गया। उसने फौरन अपनी पिस्टल की तरफ हाथ बढ़ाए। जैसे ही इंस्पेक्टर का हाथ रिवॉल्वर के दस्ते पर पहुंचा, लेकिन उसने रिवॉल्वर निकाला नहीं। उसका हाथ उसके पिस्टल से चिपक कर रह गया था। मेरी नजरें उसके चेहरे की तरफ उठ गईं। वो फटी फटी नजरों से मेरे पैरों की तरफ देख रहा था। बमला की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। उसकी आंखों में भी बेपनाह वहशत थी। उसकी आंखें भी बाहर खौफ से उबली पड़ी थी। वो भी मेरे पैरों की तरफ देख रही थी। फिर वो चीखते हुए अपनी जगह से उछली और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए दूर ले गई। मुझ पर भी सांप के डसने की वहशत सिता रही थी, लेकिन हैरत की बात थी कि मुझे अभी तक कुछ हुआ नहीं था, सिवाय इसके कि सुई की चुभन अब भी महसूस हो रही थी।
वो सांप! बमला के मुंह से खौफजदा सी आवाज निकली। मैंने नीचे देखा। मेरा ख्याल था कि मेरे जोरदार झटके से उठने और बमला के चीखने से वो कोबरा भाग गया होगा, लेकिन उस ब्लैक कोबरा को अपने पैरों के करीब देखकर मुझे फरेरी सी आ गई। वो ब्लैक कोबरा जमीन पर पड़ा इस तरह ईंट रहा था जैसे उस पर तशन्नुज किसी कैफियत आ रही हो। वो कभी बल खाकर बिल्कुल गुच्छा सा बन जाता और कभी लठ की तरह बिल्कुल सीधा होकर अकड़ जाता। फिर चंद सेकंड के बाद वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो गया। वो खत्म हो गया था। बमला और इंस्पेक्टर पांडे अब भी वहशतज़दा सी नजरों से 2-2.5 फुट लंबे स्याह कोबरे को देख रहे थे। इंस्पेक्टर को तो इस कदर वहशत तारी थी कि वो पिस्टल्स पर से हाथ भी उठाना भूल गया था। वो कभी मुर्दा सांप को देख रहा था और कभी मुझे। बमला की हालत भी इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। उसकी आंखें खौफ की दहशत से फटी पड़ रही थी। उसने एक मर्तबा मुर्दा सांप की तरफ देखा और फिर मुझे पकड़कर झंझोड़ दिया। तुम ठीक हो हिम्मत सिंह, तुम ठीक हो ना? वो चीखी। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर पांडे भी दौड़कर करीब पहुंच गया और मेरा बाजू पकड़कर देखने लगा। मैंने भी अपने बाजू को देखा। जिस जगह सांप ने डसा था वहां खून का एक नन्हा सा कतरा चमक रहा था। मैं बिल्कुल अपने हवास में था। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी सिवाय सुई की चुभन के एहसास के। बमला मेरे बाजू को टटोल कर देख रही थी। फिर वो मेरे पूरे जिस्म को टटोलने लगी जैसे उसे मेरा जिंदा होने का यकीन ही ना हो। इंस्पेक्टर पांडे ने भी मेरे बाजू को टटोल कर देखा, फिर पास पड़े हुए सांप की तरफ इशारा करते हुए बोला, सांप मर गया? उसकी जिंदगी ही इतनी थी। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। उस वक्त तक मैं अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। हर जानदार को एक न एक दिन तो मरना ही है, ये कुदरत का कानून है। कोई भी जानदार अपनी जिंदगी से न एक लम्हे पहले मर सकता है और न एक लम्हे बाद में मरता है। इस सांप का वक्त पूरा हो गया था, इसलिए मर गया। मगर ये स्याह कोबरा तो बहुत ही जहरीला होता है। इंस्पेक्टर पांडे बोला, इसका डसा तो पानी भी नहीं मांगता और इसने तुम्हें डसा था, मगर ये खुद मर गया। ओह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो गोया सांप को नहीं मुझे मरना चाहिए था। हाँ हाँ, इंस्पेक्टर ने सर हिला दिया। उसके मुंह के अल्फाज गालबन गैर इरादी तौर पर निकल गए थे। फिर जल्दी से बोला, मेरा मतलब है सांप बहुत जहरीला होता है। दोनों में से एक को तो मरना था, तो सांप गया और मैं बच गया। क्या तुम्हें मेरे जिंदा बच जाने की खुशी नहीं हुई? हुई, बहुत हुई। इंस्पेक्टर ने फिर सर हिला दिया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जहरीला कोबरा तुम्हें डसने के बाद खुद कैसे मर गया। शायद मेरे खून में इससे ज्यादा जहर है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा, इंस्पेक्टर ने कहा और एक झाड़ी की सूखी हुई शाख को तोड़कर उसने सांप को उठाकर कुछ देर उलट पलट कर देखता रहा, फिर उसे उछाल दिया। बमला अब भी मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोल रही थी। फिर वो मेरे बाजू को दबाते हुए बोली, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही हिम्मत सिंह? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों परेशान हो? मैंने उसका कंधा थपथपाया और अपने बाजू को देखा जहाँ खून का कतरा जम गया था। इसके अलावा भी मेरे जिस्म पर मच्छरों के कांटे के बेशुमार निशान नजर आ रहे थे। मेरे जिस्म पर कमीज नहीं थी और मच्छरों को आज़ादी से खून चूसने का मौका मिल गया था और मुझे यकीन था कि मेरे खून का जायका चखने वाला मच्छर भी जिंदा नहीं बचा होगा। बमला और इंस्पेक्टर पांडे अब भी गैर यकीनी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। उन्हें अब भी हैरत थी कि मुझे डसने वाला जहरीला कोबरा खुद कैसे मर गया और मैं जिंदा कैसे बच गया। और मैं अपने पीछे अपने माजी में झांक रहा था। शाओलिन टेम्पल में तरबियत के दौरान में वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया जब मास्टर हेंग पाई मुझे और जानकी को सुबह सवेरे पहाड़ी पर योगा की मशक करवाया करता था। और एक रोज लेक्चर के बाद उसने एक थैले में से सांप निकालकर न्योले जैसे एक जानवर को डिसवाया था और वह जानवर 3 सेकंड से भी कम वक्त में तड़प तड़प कर खत्म हो गया था। मास्टर हेंग पाइन के कहने के मुताबिक वो सांप इस कदर जहरीला था कि अगर इंसान को डस ले
तो वो भी 2-3 सेकंड में खत्म हो जाएगा। और फिर मास्टर ने उस सांप से अपने आप को डिसवाया था और वह जहरीला सांप 2 सेकंड से भी कम वक्त में अपनी जान से हाथ धो बैठा था, जिसका मतलब ये था कि मास्टर हींग पाई के खून में उस सांप से भी ज्यादा खतरनाक और सरील असर जहर मौजूद था, जिसने उस जहरीले सांप को भी आनन फानन खत्म कर दिया था। मुझे मास्टर हींग पाई की बातें भी याद आ रही थी। उसने बताया था कि बाज़ जड़ी बूटियों में ऐसी तासीर पाई जाती है जिनके खाने से दुनिया का कोई जहर असर नहीं करता, लेकिन ये जड़ी बूटियां भी एक खास तरीके से खुराक में शामिल करके इस्तेमाल की जाती हैं। इनका गलत इस्तेमाल जहर से ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। इस वाक़े के 2-4 दिन के बाद ही मैंने अपनी खुराक में कुछ तब्दीली महसूस की थी। जायका बदला हुआ था, लेकिन चंद रोज़ बाद मैं इस जायके का आदी हो गया था। इन दिनों मैंने ये बात भी खास तौर पर नोट की थी कि हर खाने के बाद मास्टर कम से कम 2 घंटे मेरे आसपास ज़रूर रहता था और बार बार मेरी तरफ देखता रहता। इन दिनों मैंने एक और बात भी नोट की थी। मैं और जानकी अगरचे इकट्ठे ही बैठकर खाना खाया करते थे, लेकिन खाने में एक आध चीज़ ऐसी ज़रूर होती थी जो सिर्फ मेरे लिए होती, और जानकी को वो चीज़ खाने से मना कर दिया जाता। और मेरे ख्याल में ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स की कठिन प्रैक्टिस करने वाले लड़के आम तौर पर तवानाई हासिल करने के लिए कोई न कोई महसूस और इजाफी खुराक खाते रहते हैं। लड़कियां चूँकि ज़्यादा रियाजत और मुशक्क़त नहीं करती थीं, इसीलिए जानकी को मेरे हिस्से की वो खुराक इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया था। और अब इस जहरीले सांप के डसने और इसकी मौत के बाद मुझे यकीन हो गया था कि मुझे खुराक में वही महसूस जड़ी बूटियाँ खिलाई जाती रही थीं, और जानकी को शायद इसलिए मना कर दिया गया था कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और आज मेरे खून में शामिल मास्टर हींग पाई के उस तोहफे ने मुझे मरने से बचा लिया था। अगर मुझे वो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल ना कराई गई होती तो इस स्याह कोबरा की बजाय मेरी लाश यहाँ पड़ी होती। उस वक्त सुबह के 7 बजे थे। सूरज तलू हो चुका था। चूँकि खुली जगह थी, इसीलिए सुबह की नर्म और कोमल धूप यहाँ भी पहुँच रही थी। बमला और इंस्पेक्टर पांडे अब भी गैर यकीनी सी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। बमला तो मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोलते हुए बार बार पूछ रही थी कि मुझे कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही। क्या ख्याल है इंस्पेक्टर? मैंने इंस्पेक्टर पांडे की तरफ देखते हुए कहा। मैं मज़ीद कुछ कहना चाहता था, मगर वो बीच में बोल पड़ा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये तो चमत्कार हो गया। मैं इस चमत्कार की बात नहीं कर रहा। मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैंने तो ये पूछा था कि आगे चलना है या यहीं बैठे रहने का इरादा है। ओह, इंस्पेक्टर पांडे जुज़बुज़ सा हो गया। देवी जी तैयार हैं तो हम चल पड़े। देवी जी को कौन सा सिंगार करना है? मैंने जवाब दिया। कोई दरिंदा इसका गोश्त खाते हुए ये नहीं देखेगा कि इसके चेहरे पर लेपापोती कर रखी है या नहीं। इंस्पेक्टर पांडे ने हल्का सा कहका लगाया और बमला मेरी सीने पर हल्के गोंद से मारने लगी। इंस्पेक्टर ने झुककर जमीन पर पड़ी हुई राइफल उठा ली। मैंने बमला को अपने से अलग किया और हम टीला नुमा उस पत्थर पर मजीद ऊपर चढ़ने लगे। और फिर बमला एकदम से चीख उठी। वो देखो उधर धुआं। इंस्पेक्टर पांडे और मैंने बैक वक्त उस तरफ देखा। दरख्तों में बहुत दूर तक धुएं की लकीर उठती हुई नजर आ रही थी। जंगल में कहीं आग लगी है शायद, पांडे बोला। ये जंगल में लगी हुई आग नहीं है। अगर दरख्तों में आग लगी होती धुआं स्याह होता। ये सुरमई धुएं की लकीर है और धुआं सुरमई धुएं की लकीर की सूरत में ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब है कि उस तरफ दरख्तों में कहीं कोई है, या हो सकता है वो शिकारी जिन्होंने आग जलाई हो। तुम ठीक कह रहे हो हिम्मत सिंह, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। वहाँ कोई बस्ती हो या शिकारियों की कोई पार्टी, जो भी हो, हमें उनसे रहनुमाई मिल सकती है, या कम से कम हमें ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, और हमें किसी आबादी तक पहुँचने पे फ़ायदा मिल जाएगा कि किस तरफ जाना है। हम टीले की दूसरी तरफ उतरकर दरख्तों में उस तरफ जाने लगे
जहाँ से धुआं उठते हुए देखा था। फिर हम गुंजान दरख्तों में दाखिल हो गए और बार बार उस तरफ देख रहे थे, मगर इन दरख्तों की वजह से धुआं नजर नहीं आया। लेकिन हम अंदाजे की बिना उस समत में चलते रहे। तकरीबन पौन घंटे बाद हम खुली जगह पर पहुंच गए। वो बस्ती 12 झोंपड़ी पर मुश्तमिल थी, घास फूस से बने झोंपड़े। ये झोंपड़े एक दायरे की सूरत में थे। दरमियान में एक छोटा सा मैदान था जहाँ 3-4 नंग दड़ंग बच्चे घूम रहे थे। कोई मर्द या औरत दिखाई नहीं दे रहा था। झोंपड़ों के बीच में एक मैदान में एक खाली जगह दिखाई दे रही थी। एक लम्हे को हम रुके और फिर हम एक झोंपड़े से घूमते हुए सामने आ गए। बमला ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, बल्कि मेरे साथ जुड़कर चलने लगी। इंस्पेक्टर पांडे हमसे 2 कदम आगे था। झोंपड़े की दूसरी तरफ पहुंचकर हम रुक गए। झोंपड़े के सामने पत्थरों से बने हुए 2 चूल्हों में आग रोशन थी और 2 औरतें बैठी रोटियां पका रही थी। एक औरत उधेड़ उम्र थी और दूसरी जवान। दोनों चूल्हे पर दोनों ने चोलियां और घाघरे पहन रखे थे। दोनों की बाहों और कलाइयों से लेकर बाजू के ऊपर तक प्लास्टिक की पीले रंग की चूड़ियां भरी हुई थी। जवान औरत ने हमें देखा तो अपनी साथी को कुछ कहते हुए उठकर खड़ी हो गई। उसने घाघरा तो पिंडलियों तक पहना हुआ था, लेकिन चोली बहुत मुख्तसर थी। दूसरी उधेड़ उम्र औरत भी उठकर खड़ी हो गई और एक झोंपड़े की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कुछ कहा। 2 आदमी एक झोंपड़े से निकल आए। दोनों जवान थे और दोनों ने धोतियां पहन रखी थी। उनके जिस्म पर मैला सा कुर्ता था, लेकिन दूसरे का बालाई जिस्म बिल्कुल बरहना था। दोनों की रंगत तो कदरे साफ थी, लेकिन मर्द तवे की तरह थे। औरतों की रंगत साफ होने के बावजूद मर्दों का रंग तो तवे की तरह काला था। इंस्पेक्टर पांडे आगे बढ़कर उनसे बातें करने लगा और मैं और बमला इधर उधर देखते रहे। 2 झोंपड़ों की पिछली तरफ खुली जगह पर नारियल का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। आवाजें सुनकर कुछ और लोग भी झोंपड़ियों से निकल पड़े थे। इनमें मर्द भी थे और औरतें भी। उनमें से बास को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो आवाजें सुनकर नींद से बेदार हुए हैं। इस दौरान में एक बूढ़ा आदमी भी एक झोंपड़े से निकलकर इंस्पेक्टर पांडे और दूसरे आदमी की गुफ्तगू में शामिल हो गया और थोड़ी ही देर बाद हमारे लिए एक झोंपड़ा खाली कर दिया गया। झोंपड़े में चटाइयां और उन पर मैले कुचैले से गद्दे बिछे हुए थे, जिनमें नारियल के छिलके भरे हुए थे। तकरीबन 1 फुट तक ऊंची गारे की दीवार थी और उसके ऊपर लकड़ी की बल्लियों के साथ दरख्तों की शाहों और झाड़ियों को मिलाकर झोंपड़ों पर एक छत मुकम्मल किया गया था। बमला एक गद्दे पर लेट गई और इंस्पेक्टर पांडे बताने लगा कि ये झील कबीले के लोग हैं जो बरसों से इस जंगल में आबाद हैं। बस्ती के इतराफ में दूर दूर तक नारियल के दरख्तों की बहुतायत थी और ये लोग नारियल जमा करके शहर में फरोख्त करते थे और यही इनका जरिया माश था। तकरीबन आधे घंटे बाद हमें नाश्ता या खाना दिया गया, मोटी मोटी रोटियां और बगैर दूध की चाय। नाश्ते के दौरान में इस बस्ती के बूढ़ा सरदार भी हमारे पास आकर बैठ गया। सरदार के कहने के मुताबिक सारसका शहर की तरफ जाने वाली सड़क यहाँ से कम से कम 4 घंटों के फासले पर थी। उसने कहा कि एक आदमी को हमारे साथ भेज दिया जाएगा कि हम जंगल में भटक न जाएं। खाना खाने की थोड़ी ही देर के बाद हम गद्दे पर लेटकर आराम करने लगे। बमला सो गई। इंस्पेक्टर पांडे उठकर बाहर चला गया और मैं भी एक तरफ लेट गया। अब इत्मीनान हो गया था, इसलिए मैं भी कुछ देर आराम कर लेना चाहता था। दोपहर 1 बजे के करीब हमें जगाया गया था। हमारे लिए दोपहर का खाना भी तैयार था। हमने झोंपड़ों के पीछे बहने वाली नदी से मुंह हाथ धोया और खाना खाकर अपने सफर पर रवाना हो गए। बस्ती का एक आदमी हमारे साथ था जो तकरीबन 10 गज आगे चल रहा था। सरदार ने ठीक कहा था। वो वाकई 4 घंटों बाद जंगल से निकलकर पुख्ता सड़क पर पहुंच गए थे। ये सारिस्का से जयपुर की तरफ जाने वाली हाईवे थी। हमारे गाइड ने बताया कि सारिस्का शहर वहां से बाएं तरफ
तकरीबन 10 मील के फासले पर है। मेरे मुंह से एक गहरा सांस निकल गया। हम शहर की दूसरी तरफ तकरीबन 1 मील आगे जंगल में दाखिल हुए थे और अब 10 मील उधर जंगल से बाहर निकले थे। इस वक्त दोपहर के 5 बज रहे थे और इस गाइड को हमारे साथ ही शहर जाना था। उसने दूसरी सुबह अपनी बस्ती वापस जाने का फैसला किया था। हम जंगल में 4 दिन तक भटकते रहे थे। इस दौरान मैं मीलों फैसला तय किया था, लेकिन अब पुख्ता सड़क पर 10 मील का फासला तय करने की हिम्मत नहीं थी। बमला सड़क के किनारे एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गई। जयपुर की तरफ से बसें आती रहती हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, कोई ना कोई बस इस तरफ आने वाली होगी। और फिर हमें तकरीबन आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। जयपुर की तरफ से एक बस आते देख इंस्पेक्टर सड़क के बीच में खड़ा हो गया। बस उसके करीब आकर रुक गई। ये महकमा सियाहत की बस थी जो जयपुर से अलौर की तरफ जा रही थी। उस बस को रात भर के लिए सारसिका ही रुकना था। बस बहुत शानदार थी। तमाम सीटें भरी हुई थी। इसमें गैर मुल्की सयाह भी थे और हिंदुस्तानी भी। वो लोग अजीब सी नज़रों से हमारी तरफ देख रहे थे। शायद वो समझ रहे होंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर हमें गिरफ्तार करके लेके जा रहा है। बमला को तो 2 यूरोपियन औरतों ने अपनी साथ सीट पर बिठा लिया और हमें खड़ा ही रहना पड़ा था। 10 मील का फासला 10 मिनट से कम वक्त में भी तय हो गया था। बस कोतवाली के सामने से गुजरी तो इंस्पेक्टर ने इसे रोक लिया और हम नीचे उतरे। कोतवाली में कदम रखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि हमारे बाद शहर में क्या सूरत हाल रही होगी। मैं और बमला ज्यादा देर वहां नहीं रुके। इंस्पेक्टर पांडे ने हमें जीप पर हमारे गेस्ट हाउस की तरफ भिजवा दिया। जानकी, रूपमती और ठाकर बनोद सिंह हट के परे लान में बैठे हुए थे। जीप उनसे चंद गज के फासले पर रुकी और मुझे और बमला को जीप से आते देखकर वो तीनों उछल पड़े और कुर्सियों से उठकर हमारी तरफ लपके। हमारे मिलाप का वो मंजर बड़ा ही सनसनीखेज था। रूपमती और जानकी बमला को गले लगा लगा कर रो रही थी। जानकी मुझसे लिपट कर रोने लगी थी। हम तकरीबन 5 मिनट तक वहां खड़े रहे और फिर हट के अंदर आ गए। ये क्या होलिये बना रखे हैं तुम दोनों ने? रूपमती ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी शर्ट और जूते बमला, लंबी कहानी है। मैंने उसकी बात काट दी। फुर्सत में सुनाऊंगा। इस वक्त तो कोई हमें चाय पिला दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। जानकी उठकर किचन की तरफ दौड़ गई। बमला ने सोफे पर लेटकर आंखें बंद कर ली थी। वो बहुत थक गई थी। 15-20 मिनट बाद जानकी सबके लिए चाय बनाकर ले आई। बमला भी उठकर बैठ गई और फिर चाय के दौरान मैं उन्हें अपनी राम कहानी सुनाता रहा। यहाँ की क्या सूरत हाल रही? मैंने खामोश होकर सवालिया निगाहों से ठाकर की तरफ देखा। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ तो बोलचाल आ गया था, ठाकर ने कहा। डिप्टी कमिश्नर पुलिस पार्टी को जंगल में भेजने को तैयार नहीं था। मैंने जयपुर आईजी को फोन कर दिया और फिर उसके हुक्म पर एक पुलिस पार्टी इंस्पेक्टर विनोद पांडे की क़यादत में जंगल की तरफ भेज दी गई। वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। परसों शाम 3 पुलिस वाले जख्मी हालत में जंगल से बाहर आए तो शहर में खलबली सी मच गई। उसी शाम 20 एहलकारों पर मुश्तमिल एक और पुलिस पार्टी को जंगल में भेज दिया गया। असले से लैस होने के अलावा उनके पास टार्चें भी थी। वो लोग कल तकरीबन इसी वक्त चंद लाशें लेकर वापस आ गए। उनमें से 4 लाशें उन पुलिस वालों की थी जो इंस्पेक्टर पांडे की टीम में शामिल थे। 2 लाशें गंगोली चौधरी के साथियों की थी, जिनमें से एक औरत और चित्रा की लाश भी थी। आज सुबह सवेरे एक और पार्टी भेजी गई। शाम तक ही उसके बारे में कुछ पता चलेगा। यहाँ की सूरत हाल का कुछ पता चला? मेरा मतलब है जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे उसमें कोई पेशरफ्त हुई या नहीं? मैंने ठाकर के खामोश होने पर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हम यहाँ बलवंत सिंह और दारा की तलाश में आए थे, मगर 1.5 हफ्ता गंगोली चौधरी की नज़र हो गया। गंगोली चौधरी की कहानी ख़त्म हो गई थी, लेकिन मुझे लगता था कि अभी हम वहीं खड़े थे जहाँ से चले थे। हम जब यहाँ से आए थे
उसी हंगामे में उलझे हुए थे। दूसरी तरफ तवज्जो ही नहीं दी जा सकी। लेकिन ठाकुर ये कहते कहते रुक गया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उड़ती उड़ती ये खबर सुनने में आई कि एक औरत को रोकने के सिलसिले में तहकीकात के लिए पुलिस जब उस गांव पहुंची तो गांव के लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिससे 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। इस तरह पुलिस पार्टी को वापस आना पड़ा। और सुनने में आया है कि 4 दिन पहले जिस रोज तुम नारायण के साथ जंगल में गए थे, उसी रोज एक पंडित अपने 2 चेलों के साथ धौलपुर पहुंच गया था। उसी गांव के लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काया था और लोगों के दिलों में ये बात बिठा दी थी कि औरत को सती करना उनकी मजहबी रस्म है और किसी को मजहबी रसूमात पर पाबंदी लगाने की इजाज़त नहीं है और वो इस पाबंदी को कबूल नहीं करेंगे। सुनने में ये भी आया है कि वो पंडित अपने आप को बदेशी साधु कहता था। बदेशी साधु? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आगे कोई सवाल मत कर, ठाकर बोला, इसलिए कि मैं उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं कर सका। मौका ही अब मिला, अब कल सबसे पहले यही काम करेंगे। अब कोई और मौजू शुरू करने से बेहतर है कि तुम दोनों जाकर अपने हुलिये दुरुस्त करो, रूपमती ने कहा। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, लगता है जंगल में मच्छरों ने तुम्हारे खूब से खूब दावतें उड़ाई हैं। तुम्हारा पूरा सीना सुर्ख दानों से भरा पड़ा है। एक और बात बताओ दीदी। बमला एकदम सीधी होकर बैठ गई। मैंने घूर कर उसे देखा तो बमला आगे कुछ ना बोल सकी। उसका मुंह तक बंद होकर रह गया था। शायद कोई खास बात बता रही थी, चुपके हो गई। रूपमती ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हिम्मत सिंह को एक सांप ने भी मारा था, इसे हाथ से पकड़कर जमीन पर पटक दिया था। मैं तो डर गई। बमला ने बात बना दी तो फौरन ही वहां से उठ गई। मैं तो नहाने जा रही हूँ। कई दिन तक उन वैश्यों में रही हूँ, घिन आ रही है मुझे अपने आप से। वो रूपमती वाले कमरे में चलेगी। तुम भी अपना हुलिया बदल लो साधु महाराज, जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद करके पहले बैग में से कपड़े निकाले और फिर बाथरूम में चला गया। आईने में अपने आप को देखते ही मैं उछल पड़ा। जानकी ने मुझे साधु कहकर कोई गलती नहीं की थी। मेरा हुलिया वाकई आवारा गर्द साधुओं जैसा था, बिखरे हुए गर्द आलूद बाल जिनमें चंद तिनके भी फंसे हुए थे, 3-4 दिन का बड़ा हुआ शेख और सुर्ख आंखें। मैं अपनी ये हालत देखकर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। मैं तकरीबन आधे घंटे तक शावर के नीचे खड़ा रहा और जब कपड़े बदल कर बाहर आया तो हाल में कोई भी नहीं था। मैं हट से बाहर आ गया। जानकी लान में अकेली बैठी हुई थी। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कहाँ चले गए ये लोग? मैंने पूछा। रूपमती और ठाकर बाजार के हैं, अस्पताल से होते हुए खाना लेकर आएंगे और बमला अभी तक बाथरूम में ही घुसी हुई है, जानकी ने जवाब दिया। अब तुम बंदे के पुत्र लग रहे हो, मगर खाना क्यों नहीं बना? मूड नहीं हो रहा था, मैंने जवाब दिया। क्या तुम 1 कप चाय पिलवाना पसंद करोगी? मेरा ख्याल है कि जंगल में गुजरने वाले 1 हफ्ते के दौरान तुम सारी कसर एक ही दिन में निकाल लेना चाहते हो, जानकी ने कहा और उठकर अंदर चली गई। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो ट्रे उठाए बाहर निकली तो उसके साथ बमला भी थी। उसने फ्लैपर और स्लीवलेस सुर्ख ब्लाउज पहन रखा था। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और मैं पलक झपके बगैर उसकी तरफ देखता रह गया। उस वक्त वो बेपनाह हसीन लग रही थी। कहाँ खो गए साधु महाराज? मैं आपके लिए काफ़ी बना कर लाई हूँ। इसके बाद आप चाय की तलब महसूस नहीं करेंगे, जानकी ने ट्रे मेज पर रखते हुए कहा। और वैसे ध्यान दो तो हम भी पड़े हैं राहों में। जानकी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया और मैं संभल कर बैठ गया। उसके अल्फाज और लहजे में हल्का सा तंज था जिसे मैंने भी महसूस किया था और बमला ने भी, लेकिन ना तो बमला ने और ना ही मैंने उसका जवाब देना मुनासिब समझा। मैंने एक मग उठा लिया। पहले चुस्की पर ही मैं उछल पड़ा। काफ़ी तेज़ और खुश जायका थी। काफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए हम जंगल में पेश आने वाले सारे वाक़यात के बारे में बातें करते जा रहे थे। सुना है डाकुओं के साथ एक औरत की लाश भी मिली थी,
वो कौन थी? जानकी ने पूछा। गंगोली चौधरी की रखेल क्रोशा, मैंने जवाब दिया। गंगोली चौधरी ने 2 साल पहले उसे एक गांव से अगवा किया था और अब गालबन क्रोशा से उसका जी भर गया था, इसीलिए उसने बमला को रोक लिया था। और ये क्रोशा थी जिसे बमला को इस वैश्य के हाथों से बचाए रखा था। हैरत है, डाकुओं की साथी को भी किसी दूसरे से इतनी हमदर्दी। जानकी बोली, वो डाकुओं की साथी नहीं थी, वो तो उनके चुंगल में फंसी हुई थी, मैंने कहा और क्रोशा के पस मंजर के बारे में बताने लगा। अगर क्रोशा हमारा साथ ना देती तो हम उन वैश्यों के चुंगल से आज़ाद नहीं हो सकते थे। या तो इन्हीं के हाथों मारे जाते या क्रॉस फायरिंग में पुलिस की गोलियों का निशाना बन जाते। हमने कोशिश तो की थी कि क्रोशा को वहाँ से निकाल लाते, लेकिन उसे हमारी फिक्र थी। वो चाहती थी हम किसी तरह वहाँ से निकल जाएं। वो बेचारी भी चौधरी के हाथों मारेगी और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस रहेगा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।